गौतम मेंगी जी और इस सभागृह में उपस्थित सभी अधिवक्ता का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, फिर भी कुछ प्रश्न आपके मन में बार बार आते होंगे। हमने अपने नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द लिखा है। राष्ट्र ये भारत का शब्द है। पश्चिमी जगत में एक नेशन नाम के शब्द का चलन बढ़ा और राष्ट्र का जब अंग्रेजी में रखते हैं तो नेशन लिखते हैं, लेकिन दोनों की भावनाओं में बहुत अंतर है। पश्चिमी जगत में जो नेशन शब्द है, इसका जो प्रयोग है वो 400 वर्ष पुराना है। एक 400-500 वर्षों में वर्तमान में जो नेशनहुड है या नेशनलिज्म है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है ये 400-500 वर्षों का है और धीरे धीरे पिछले 200-250 वर्षों में तेज हुआ और इसमें तेजी आई ये जर्मन के यूनिफिकेशन के बाद। तो जर्मन लोग परेशान थे फ्रेंच से। फ्रेंच लोग जर्मन की मजाक बनाते थे। जर्मन वालों को लगा हम जर्मन, हमारा लिटरेचर है, हमारी रेस है, हमारी हिस्ट्री है, हम अलग है, हम अलग है इसलिए हम अलग है। तो जर्मन लैंग्वेज वाले लोगों का यूनिफिकेशन हुआ एंड दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन और जर्मन नेशन अस्तित्व में आ गया और धीरे धीरे ये सारे यूरोप में फैलने लगा। कोई वन लैंग्वेज तो वन नेशन, कोई वन क्रीड तो वन नेशन, कोई वन ट्रेडिशन, कोई कस्टम, कोई यूनिक कल्चर, वन नेशन। अब इतनी बीमारियां फैलती जा रही है जो अब रुकने में आती नहीं। जो अपने आप को अलग मानने का जो भाव है, एक्सक्लूसिवनेस, हम उनसे अलग है, ये एक नए नेशन को जन्म दे देता है। और समझना हो इसको और अच्छे से तो पुर्तगीज है और स्पेनिश है, पास पास है। अब पुर्तगीज कहते हैं नहीं हम अलग है, स्पेनिश कहते हैं हम अलग है, हमारा अलग नेशन, तुम्हारा अलग नेशन। आयरिश लोग हैं। अब आयरिश लोग आयरलैंड अलग भी है, लेकिन एक आयरलैंड जो है यूके में भी है। तो यूके का जो आयरलैंड है, यूके जो बना उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 राज्य है। और आपको मालूम है कि आयरिश लोग पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं, हम यूके में नहीं रहेंगे, हम अलग है, हम अलग है। स्कॉटिश भी लड़ रहे हैं, हम अलग है, हम अलग है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस नेशनलिज्म का इवोल्यूशन किया और इसने संघर्षों को जन्म दिया। क्योंकि एक्सक्लूसिवनेस आ जाएगी, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपसे अलग हूं, मैं आपसे अलग हूं, तो मैं अलग हूं, मैं अलग नेशन बनाता है वो। और ये बीमारी ऐसी फैली कि अब दुनिया भर में चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, तो यूगोस्लाविया 7-8 देशों में बिखर गया। यूएसएसआर था, 12 देश अलग हो गए, पाकिस्तान में से बांग्लादेश अलग हो गया, अभी सिंध अलग होना चाहता है, पख्तून अलग होना चाहता है। भारत में ऐसा नहीं था। जो मैंने शब्द आपके सामने बोला एक्सक्लूसिवनेस, तो एक्सक्लूसिवनेस के लिए यहाँ डोगरी भाषा में कौन सा शब्द है आप बताइए? आप नहीं बता सकते। हिंदी में भी नहीं है, बांग्ला में भी नहीं है, मराठी में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, तमिल में भी नहीं है, कन्नड़ में भी नहीं है। भारत की किसी भाषा में एक्सक्लूसिवनेस का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे व्यवहार ही नहीं है ये।
हमारे में व्यवहार नहीं है तो क्या शब्द कहां से आता? शब्द नहीं आया। भारत में है इंक्लूसिवनेस, ये हमारे देश की विशेषता है। कितनी भी डाइवर्सिफाइड हमारी कल्चर होगी, दिखती होगी, कितना भी भिन्नता दिखती, फिर अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। एक शब्द भी समझ में नहीं आता तमिल वालों का हम लोगों को, लेकिन अपने ही लोग हैं। कुंभ के मेले में आते हैं तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में तमिल आते हैं, लाखों मलयाली आते हैं, लाखों कन्नड़ आते हैं, लाखों तेलुगु, उड़िया, लाखों बंगला भाषी, लाखों असमिया भाषी। कोई भाषा हिंदी समझता नहीं और हिंदी वाले इनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन सब प्रेम से गंगा स्नान करते हैं, भाषा के कारण कोई झगड़ा नहीं करते, अपने अपने प्रांत को चले जाते हैं। और ऐसा हजारों साल से चलते आ रहा है। तो भारत में जो इन्फिनाइट डाइवर्सिटीज के बावजूद भी जो एकता थी, इंक्लूसिवनेस थी, उसका आधार था भारत का अध्यात्म। भारत के अध्यात्म ने दूर तक जड़ फैला दी थी अपनी, और कश्मीर से लेकर के यहाँ शैविज्म था, वैष्णव लोग भी थे, शाक्त भी थे, लेकिन कश्मीर के शैव भाव से लेकर के और तमिलनाडु के शैव भाव तक कोई अंतर नहीं था। आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, तमिलनाडु में 63 नायनमार संत थे जो शैव थे। जब अभिनवगुप्त यहाँ एक थे, तमिलनाडु में 63 थे, 63 नायनमार के नाम से गुरु का टुकड़ा, और 1000 वर्षों तक भी पैदा होते रहे, बड़े भारी शैव भक्ति थे, काव्य लिखे। क्या अंतर एक ही दर्शन फिलोसफी एक ही है, अभिनव लिखते हो वो लिखते हैं। और इसलिए भारत में जो अध्यात्म था, जो मानता था सबके अंदर ईश्वरीय तत्व जो है वो ठीक है, उसमें अंतर नहीं है। उसको शिव कहिए, विष्णु कहिए, ज्योति कहिए, राम कहिए, ब्रह्म कहिए, जो चाहे शब्द दे दीजिए उसको, अपनी अपनी परिस्थितियां बोलिए। तो ये जो हम कहते हैं हिंदू कल्चर या हिंदू संस्कृति, हिंदू विचार, हिंदू दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, ये शब्द भिन्न है, भाव एक है। इसने देश में मौलिक एकता का सृजन किया, और वैदिक ऋषियों ने इस मौलिक एकता को ही भौगोलिक एकता में बदल दिया था। इसलिए हमारी जो एकता है राज्य केंद्रित नहीं थी। अंग्रेज मजाक करता था, हमने भारत को जीता ही नहीं। हमने कहां जीता भारत को? हम जब आए भारत था ही नहीं। बंगाल का नवाब था, ये मराठे थे, अवध का नवाब था, हैदराबाद का नवाब था, जयपुर का राजा था, जोधपुर का राजा था, भारत का था, भारत नहीं था। कुछ बातों में तो ठीक कहता है, लेकिन भारत की ऐसी कल्पना नहीं थी जो आपके यहां थी। कभी कभी चक्रवर्ती राज्य बनते थे, लेकिन ऋग्वेद का ऋषि बोलता है भारत के बारे में, यस्य में हिमवंतो महित्वा, जहां पर इतना बड़ा विशाल हिमवान है, हिमालय पर्वत है, यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, द ग्रेट हिमालयंस आर देयर, जहां पर है। यस्य प्रदेशो यस्य बाहु, जहां पर दूर दूर तक फैले हुए प्रदेश है, बाहु के रूप में, ऐसा है। यस्य समुद्रम रसया सहाहु, समुद्र रस से भरा है। अब देखिए 3 बातें उस ऋषि ने कही। ये हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद का। वो कहता है यस्य में हिमवंतो महित्वा, बड़ा हिमवान है, और जहां पर रस से भरा समुद्र है, दूर तक फैले हुए बाहु है। आगे क्या बोलता है? इसको छोड़कर किसको हवि देगा? कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसी के लिए यज्ञ कर तू। एक भौगोलिक आकृति को बता रहा है। और अपने जो कालिदास है, कुमार संभव लिखते हैं, कुमार संभव का पहला श्लोक यही है, अस्तुत्तरस्याम ऋषि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज, जहां पर उत्तर दिशा में हिमालय नाम का नगाधिराज है। पूर्व में भी और पश्चिम में भी समुद्र से को स्पर्श करता है, वो भारत है।
2000 साल पहले। वेदों ने लिखा 10,000 साल पहले। बंधु, ये जो एक आइडेंटिटी है, भौगोलिक भी है, कल्चरल भी है, स्पिरिचुअल भी है, देश को एक बनाए रखती है। इसके पीछे अध्यात्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसी अध्यात्म को ध्यान में रखकर इस राष्ट्र का चित्र अपने मन में रखा। ये राष्ट्र हमारा है, और ये जो पूरा राष्ट्र है, इस राष्ट्र की एक पहचान है, एक परंपरा है, एक विचार है, एक दर्शन है। इन्होंने को जीवन मूल्य पक्के किए। अतिथि देवो भव, दुनिया में कोई नहीं बोलता, हम बोलते हैं, बोलते नहीं, करते भी। अभी पोलैंड के राजा साहब ने, पोलैंड का एक पानी का जहाज आया था द्वितीय विश्व युद्ध में, 400-500 लोग विस्थापित होकर भागे थे, हिटलर ने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ गुजरात के राजा के पास आए, आप उनको शरण देंगे क्या? हाँ देंगे। तमिलनाडु, आंध्र, उड़िया, मणिपुर, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू। बंधु, राष्ट्र की ये आत्मा है। जो मौलिक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, और उससे निर्माण हुए जीवन मूल्य है। कौन मानता है? ये हिंदू है। हिंदू को रिलीजन नहीं है। ये कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। इस्लाम एक है, ईसाईयत एक है, हिंदू एक है ना, ऐसा नहीं। हिंदू लीग ऑफ रिलीजन से, ऐसा मानिए। जो सैकड़ों रिलीजन पैदा होते हैं, वो है। सैकड़ों रिलीजन को अपने यहाँ जगह देता है, मंच देता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, सबके विचार का सम्मान करें, सबकी मंगल कामना करें। ये मौलिक बात है, फंडामेंटल बात है। इसलिए हमारे देश में कोई भी किसी दूसरे को गाली नहीं देता। ठीक है भी, आपका भी ठीक है, इनका भी ठीक है। ये जो मौलिक बात थी, तो हिंदू नाम से कोई रिलीजन है ऐसा नहीं है। रिलीजन तो एक फिक्स फ्रेम है, उसमें अपनी डेफिनेशन को फिट कर देता है, वो रिलीजन है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, बस। उसके आगे फुल स्टॉप, कोमा, कोई शब्द जोड़ने की हिम्मत आप में नहीं है, उसमें एडिशन नहीं कर सकते आप। लेकिन हिंदुत्व जो है, ये एक रनिंग वाटर की तरह है, फ्लोइंग स्ट्रीम की तरह है। कोई व्यक्ति आकर के इसमें एक नया एडिशन कर सकता है। वो ऋग्वेद से चला, बाद में अथर्ववेद, सामवेद को जुड़ते चले गए, उपनिषदों ने जोड़ा, वो भागवतों ने जोड़ा, पुराणों ने जोड़ा, बुद्ध ने जोड़ा, कुछ महावीर ने जोड़ा, कुछ नानक ने जोड़ा, कुछ शंकर ने जोड़ा, कुछ कबीर ने जोड़ा, कुछ नामदेव ने जोड़ा, कुछ विवेकानंद ने जोड़ा, कुछ अरविंद ने जोड़ा, कुछ आगे कोई जोड़ देगा। हर समय कोई एडिशन हो सकता है। हाँ, आप आइए ना, आप व्याख्या करिए, फुल स्टॉप नहीं है, नो फुल स्टॉप एट ऑल। और नए हजारों रिलीजन्स को और एडजस्ट करने की क्षमता जिसमें है, इनफिनाइट डाइवर्सिटीज को अपना मानते हुए, उनको उनके साथ प्रेम रखते हुए, इस महान फ्लो का नाम जो है वो हिंदुत्व है। तो संघ के संस्थापक ने कहा, बस इस धरती में हजारों साल से जो रह रहे, या इस धरती को जो अपना मात्र मानते, मातृभूमि की तरह मानते,
और इस देश के सभी लोगों के साथ प्रेम करते, देश के सुख में सुख मानते, दुख में दुख मानते, देश की जय में जय मानते, देश की पराजय में अपनी पराजय मानते, ये सब हिंदू है। हम उनको संगठित करेंगे। ट्राइबल लोग हैं तो न गीता जानते, न रामायण, न वेद, कुछ नहीं जानते, ये हिंदू है, हमारे साथ है। और इसलिए हिंदुत्व जो है ये कोई नैरो कॉन्सेप्ट में नहीं है। हमारे पास तो लाइब्रेरी पूरी है, कोई एक पुस्तक को मानने वाला हमारा विचार नहीं है। हजारों लाइब्रेरी में ऐसी पुस्तक है, हजारों ग्रंथ है, कोई और ऐड कर दीजिए। बस इस बात को लेकर के संघ प्रारंभ हुआ और धीरे 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 एक शाखा, दो शाखा, 90,000 शाखा हमारी देश में अब चलती है। स्वयंसेवक आते हैं, स्वयंसेवक बड़े होते हैं और फिर हम उनको कहते हैं समाज जीवन में आप जो जहां आवश्यक है उस काम में लग जाओ। आप शिक्षा क्षेत्र में जाइए, शिक्षा क्षेत्र को अच्छा करिए। तो शिक्षा क्षेत्र में अभी 6 संगठन हमारे स्वयंसेवक चला, उनमें 6 में से एक का नाम है विद्या भारती। विद्या भारती के 14,000 विद्यालय चलते हैं, 34 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 1.25 लाख अध्यापक पढ़ाते हैं और 40 लाख बच्चे पढ़ करके बाहर निकल चुके हैं। हमारे बच्चे कम से कम 2,000 हमारे विद्यालय के बच्चे सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स हैं। अभी सेना के जो अध्यक्ष है हमारे विद्यालय के पढ़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में विद्यालय वहां पढ़े थे, वो अभी गए, यूनिफॉर्म में गए। हाँ, मैं इसी विद्यालय में पढ़ा था, छोटा सा, मैं शिशु कक्षा में आया था, यही मैं पढ़ा था। मुझे इस बात का गर्व है, मैं शिशु मंदिर में देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा। हमारा उद्देश्य यही है, अच्छे एडवोकेट बने, अच्छे जज बने, अच्छे सेना में जाए, अच्छे व्यापारी बने, अच्छे उद्योगपति बने, अच्छे किसान बने, अच्छे मजदूर बने, अच्छे प्राध्यापक बन जाए, लेकिन समाज में देशभक्ति का भाव पक्का रखे। जहां जाए वहां अपने जीवन में प्रामाणिकता को लेकर के जाए, किसी को उंगली उठाने का अवसर न मिले, ये हमारी अपेक्षा रहती है। ऐसा हम प्रयास करते हैं। ये 100 वर्ष होने पर हम लोगों ने, जैसे उन्होंने बताया, एक 5 कार्य हम लोगों ने पक्के किए हैं। देश में नीचे तक हम इनको ले जाने की कोशिश करेंगे। पहला काम है हमारा परिवार संस्कार का केंद्र बन जाए। परिवार छोटा है तो पड़ोस के 2-3 परिवारों को और ले लो, सप्ताह में एक बार बैठो, 15 दिन में एक बार बैठो। जो गीता पढ़ना चाहते गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब का वाचन करो, पाठन करो, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, लेकिन संस्कार अच्छा होना चाहिए। हमारा परिवार नशे से मुक्त, हमारा परिवार मितव्ययी हो, हमारा परिवार पड़ोसियों की सहायता करने वाला हो, हमारा परिवार पूरे मोहल्ले में देखे किसको जरूरत क्या है, हमारा परिवार कुछ आदर्शों पर पक्का है। ये पहला काम है। और दूसरा काम है कि वह हिंदू समाज में छोटा और बड़ा ये अब समाप्त हो जाना चाहिए। संविधान ने कहा है सब एक है, ठीक बात है। वो ऊंच और नीच की भावना हमारे मन में से, हृदय से बाहर हो जाए। कोई भी व्यक्ति है जिसने जन्म लिया है धरती पर और प्रभु को मानता है, मातृभूमि को मानता है, वो ठीक है, वो मेरे घर में अच्छे से आ सकता है। समरसता के लिए फिर से कुछ अच्छे ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और उसका प्रारंभ मैं अपने से करूं, अपने परिवार से करूं। वो कपड़े धो करके लाता है, प्रेस करके लाता है, हमारी गाड़ी का चालक होगा, सफाई करने वाला कर्मचारी होगा, माली होगा, कोई भी होगा। जब साफ सुथरा होकर के आएगा तो मेरे घर के कमरे में बैठ सकता है, उसको वहां चाय मिल सकती है, उसको खाना मिल सकता है। ये परिवर्तन समाज में आना चाहिए। बहुत जगह हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी कुछ कम है। अनेक गांव है जहां मंदिर में उनको प्रवेश नहीं है, उनके अलग मंदिर रहते हैं, उनका कुआं अलग रहता है। अच्छी बात नहीं है। हम सारे देश में आह्वान करते हैं कि ठीक हो जाए जल्दी से। तीसरा हम कहते हैं कि जो कंज्यूमरिज्म का युग चल रहा है, इसने सारे दुनिया में बहुत ज्यादा और पोल्यूशन बढ़ाया है। आप देख रहे हैं रोजाना निकलता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये सब चल रहा है और चलेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूम बहुत कर रहे हैं, रुकते नहीं। हर दिन 2 करोड़ टन कोयला प्रतिदिन हम लोग जलाते, 2 करोड़ टन पेट्रोल डीजल जलाते हैं।
दोनों में से मिलाकर के 12 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरमेंट में आता है। 100 वर्ष के अंदर 1.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। भारी चेंजेस आने वाले हैं। अभी गुटेरेस जो यूएन के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि नाउ स्टॉप दिस मैडनेस, पागलपन को छोड़ दो, कंज्यूम कम करो, पेड़ बढ़ाओ, बरसात का पानी है उसको जमीन के अंदर जाने दो। तो ये जो हमने कहा, इसको कहा पर्यावरण का संरक्षण, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग कम करो, प्रदूषण कम हो। आप देखते हैं हर गांव के बाहर पेड़ लगाए प्लास्टिक का, गाय खाती है, वो मरती है, बीमारियां फैलती है। ये पर्यावरण का एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है वो है स्व का बोध। हम कौन है, हमारी परंपरा है, हमारा कुछ दर्शन है, हमारा विचार है, हमारी भाषा है, हमारा साहित्य है, हमारी कुछ परंपराएं हैं, हमारे त्योहार है, त्योहार के पीछे का अर्थ है, इस सबको समझे। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। संविधान ने हमको बहुत अधिकार तो दिए हैं, लेकिन हर एक को ध्यान में रखना है, हमारी कुछ ड्यूटीज भी है। इन ड्यूटीज के बारे में और ज्यादा जागरूकता, जगह जगह इसके लिए अच्छे वर्ग लगे, क्लासेस हो, भाषण हो, सामान्य मजदूर को भी पता हो कि मैं कौन हूँ, देश का नागरिक होने का अर्थ क्या है। वोट देने का अधिकार मिल गया, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया, इतना पर्याप्त नहीं है, मेरे कुछ कर्तव्य है। तो देश के प्रति कर्तव्यों की जानकारी हो और उन पर चले। ऐसे ये 5 बातें हम लोगों ने विचार की है और देश भर में धीरे धीरे हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और सब जगह इसका स्वागत भी है। अभी कुंभ के मेले में 1 वर्ष पूर्व हमने कहा, देखो पॉलिथीन कम प्रयोग में लाओ, तो प्लास्टिक का प्लेट खाना खा के फेंक दो, रोजाना कम से कम नहीं तो हजारों कुंटल प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता था कुंभ में हर साल। इस साल नहीं हुआ, क्यों? 14 लाख थाली स्टील की हमारे कार्यकर्ताओं ने सब जगह वितरण कर दिया, हर आश्रम में थाली ले लो, कितना थाली चाहिए हम देंगे, प्लास्टिक बंद कर दो। दिन में 4 बार भोजन करिए, धोइए, साफ करिए, और पानी की कोई दिक्कत है नहीं, पर्याप्त, बहुत पानी नीचे जमीन पे है, गंगा जी बह रही है। और जब पूरे प्रयाग में इतना कम पोल्यूशन, इस बार प्रदूषण हुआ, इतना कम कूड़ा निकला प्लास्टिक का, लोग आश्चर्य हुआ। 14 लाख थालियां और 14 लाख गिलास लोग को बांट दिया। अब इनको ले जाइए, आप अपने अपने आश्रम में रखिए, प्लास्टिक बंद कर दीजिए। शुरू में लोगों को अजीब लग रहा था, और हमने देश भर में सैकड़ों ने हजारों सेंटर शुरू किए हैं। जो बर्तन किराए पर देंगे, प्लास्टिक बंद करो, या बर्तन आपको मिल जाएगा, बिना किराए के भी मिल जाएगा, ले जाओ, 500 थाली गिलास ले जाओ, वापिस कर दो, प्लास्टिक बंद कर दो। धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाएगी तो बन जाएगा, ऐसा हमको लगता है। तो ऐसा ये मिला करके ये शताब्दी का मतलब है कि हम देश में एक आह्वान करें, पूरा देश अब राष्ट्र के नाम खड़ा हो जाए, सबको लगे हम इस देश के राष्ट्रीय है। नागरिकता तो सबके पास है, सिटीजनशिप तो एक कॉमन चीज है, लेकिन राष्ट्रीय होना थोड़ा उसे एक सुपरलेटिव डिग्री है। संविधान के बारे में थोड़ा जानना, आजादी के बारे में थोड़ा जानना, महापुरुषों के बारे में जानना, अपने कर्तव्यों के बारे में जानना, ऐसा होता है तो वो राष्ट्रीय कहलाने के लायक बन जाए। हमारी इच्छा है देश इस दिशा में अब आगे बढ़े, तो देश का कुल मिलाकर के मनोबल, देश का स्वभाव बदल जाए। अगर इंदौर गए थे तो इंदौर तो 7 शहरों में लगातार था, इंदौर में 10वीं बार आया है, तो वहां का जो मेयर है वो हम लोग का परिचित है। तो कई साल के लिए हमारा विस्तारक होकर के आसाम में था, पुष्यमित्र भार्गव का, हमने उसको बुलाया, भाई ये बता तू पुष्यमित्र, ये इंदौर में इतना साफ कैसे रहता है, क्या किया तुमने? उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, 10-15 साल से लगातार तो करते आ रहे थे, हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये जरूर बच्चों को सिखाया है कि कूड़ा सड़क पर नहीं डालना। बस एक बार तुम सच्चे देशभक्त हो तो कूड़ा सड़क पर मत डालो। तुमने क्या इसका परिणाम कैसा निकला, हुआ कैसे हुआ? ऐसे कि देखिए अब आप सड़क पर खड़े हो जाइए, जो रिक्शे में बच्चे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई बालक मूंगफली खाकर छिलका सड़क पर नहीं फेंकता, कोई फल खाता है तो छिलका सड़क पर नहीं फेंकता, कोई पान का गुटखा भी खाता है तो उसका पाउच सड़क पर नहीं फेंकता है। इन सब बच्चों के पास एक थैला है कपड़े का, जो उनकी मां ने दिया है,
तो ये बच्चे मूंगफली खाते हैं रास्ते में, तो अपना कूड़ा इस मूंगफली में डालते हैं, घर में ला करके डस्टबिन में डाल देते हैं। अवेयरनेस आया तो इंदौर स्वच्छ शहर में आ गया, तो देश का हर एक शहर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अभी मथुरा जिले में हमने आह्वान किया पानी रोको, तो 2000 तालाबों ने पानी रोका, 2000 तालाब गहरे किए, पानी रोक दिया। आपको आश्चर्य होगा वहां का पानी 3000 से ऊपर टीडीएस का है। तो टोटल डिजल साल्ट पर लीटर जो मेजरमेंट होता है उसको टीडीएस बोलते हैं। 3000 से ऊपर 5000 टीडीएस का पानी मथुरा में पीने योग्य नहीं, लेकिन जब 2000 तालाबों में पानी भर गया तो निकट के हैंडपंप में पानी 2000 टीडीएस का आ गया, 1500 टीडीएस का आ गया, पीने के लायक हो गया। मेरे को स्वयं वहां के किसानों ने आके बताया भाई साहब बहुत अच्छा हो गया, इस साल हम तालाब और गहरा करेंगे, अप्रैल मई के महीने में तालाब को और गहरा कर देंगे। भगवान पानी भी अच्छा गिरा रहा है, हमारे यहाँ का पानी अच्छा हो जाएगा। तो सामूहिक एफर्ट्स होते हैं तो हम पर्यावरण को बदल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए भारत एक ऐसा देश है जो ग्रीन कवर बढ़ रहा है, दुनिया के अधिकांश देशों में कम हो रहा है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले भारत का ग्रीन कवर 19% था, अब 22.5% है। दुनिया में इस बात को लेकर के हमारी प्रशंसा भी है, कुछ भी लोग भारत के लोगों ने ग्रीन कवर को मेंटेन किया है और बढ़ा रहे, थोड़ा चाइना भी बढ़ा रहा है, चाइना का भी ग्रीन कवर, बाकी दुनिया के सब देश पेड़ काटने में लगे हैं। भारत में पेड़ों के लिए अवेयरनेस जागरूकता बढ़ी है, हर जगह लोग पेड़ लगाने को तैयार हो गए। तो जैसे इंदौर के लोग सफाई के लिए तैयार हो गए, सारे देश के लोग जो है वो पेड़ लगाने को तैयार हो गए। मथुरा के लोग तालाब गहरे करके पानी अंडरग्राउंड वाटर नीचे सॉइल वाटर को ठीक करने में सफल होने लग गए। हमको लगता है हमारे फील्ड में सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यात्म है। एक बार बात समझ में आ गई और बात धर्म के साथ जुड़ गई, मानवता के कल्याण के साथ जुड़ गई, तो लोग पालन करते हैं। मैं समझता हूं मैंने भूमिका में बात रख दी, आपको जो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आंदोलन में 21 में भी गए, 31 में भी गए और अनेक स्वयंसेवक जेल में गए, पहली बात। दूसरी बात, संघ के संस्थापक कांग्रेस में थे और उन दिनों जो महाराष्ट्र की कांग्रेस थी उसके वे शायद महामंत्री पद पर थे, प्रदेश महामंत्री। बाद में लोकमान्य तिलक वगैरह सबके कहने पर वे कलकत्ता आ गए। कलकत्ता क्रांतिकारियों का बड़ा केंद्र था। कलकत्ता में वे एक क्रांतिकारी समिति में आ गए, क्रांति अनुशीलन समिति। तो बम बनाना, सामान पहुंचाना इधर से उधर, पंजाब, पंजाब से बंगाल, के काम में भी लिंक थे। तो क्रांतिकारियों की उस समय की डायरियों में उनके नाम आ गए। तीसरा, संघ के बहुत से कार्यकर्ता भी सत्याग्रह करके जेल गए थे तब, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक सावधानी बरती। सावधानी यह बरती थी कि एज ए स्वयंसेवक कोई भी जेल जाओ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधा ऐसा आंदोलन में भाग नहीं लिया। और तब से फिर उसके बाद से आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वयं से किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया। हम किसी आंदोलन का भाग नहीं बनेंगे, ये हमारा एक तरह से ऐसा मान सकते हैं प्रिंसिपल जैसा है। स्वयंसेवक फ्री है, केवल इमरजेंसी को हम छोड़ दें, इमरजेंसी में संघ बैन हो गया और संघ को डिस्पर्स कर दिया, तब स्वयंसेवक फ्री है, सब जेल गए, हम भी जेल गए। संघ था ही नहीं उस समय, संघ डिस्पर्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो स्वतंत्रता संग्राम में बम बनाना हो या जेल जाना हो तो ऐसे स्वयंसेवकों ने किया। ऐसे स्वयंसेवकों की बड़ी लंबी सूची है और एक पुस्तक लिखी है राकेश सिन्हा जो सांसद थे उन्होंने, स्वतंत्रता संग्राम में संघ की भूमिका बहुत है। तो संघ की भूमिका रही है, लेकिन हमने ऐसा कोई नहीं किया कि हम अपना नाम लिखा है। बहुत सारे स्वयंसेवक ऐसे हैं जिनको ताम्रपत्र भी मिला है। समझो, संघ के कार्यकर्ता अच्छे थे। हमारे आंकड़ा महेंद्र भाटिया जी थे, संघ के कार्यकर्ता थे, जेल भी गए आजादी के
आमंत्रण पत्र उन लोग बांटे थे, इंदिरा जी ने आमंत्रण पत्र भी मिला, बहुत लोग थे। लेकिन ऐसे घोषित रूप में जैसे रामकृष्ण मिशन है, उन्होंने घोषित रूप में भाग लेते। मालवीय जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, लेकिन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भाग लेने को मना कर दिया। नहीं, मना कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कोई भी बालक आंदोलन में नहीं जाएगा। मालूम है आप लोगों को? गांधी जी का और मदन मोहन मालवीय जी का इस बात पर विरोध हो गया था। मालवीय जी ने कहा कि मैं किसी भी विद्यार्थी को जेल जाने की अनुमति नहीं दूंगा, नंबर 1। और गांधी जी ने कहा मैं हर विद्यार्थी को कहूंगा वो जेल जाए। तो मालवीय जी ने कहा अच्छा मैं ऐसा कर, बच्चे जेल जाने को तैयार थे, तो ऐसा करते हैं हम गांधी जी को बुला लेते। तो गांधी जी आ गए। अब आप कल्पना करिए ऐसी बड़ी सभा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की थी, अध्यापक भी थे। एक लंबा भाषण पहले मालवीय जी का हुआ और मालवीय जी ने स्पष्ट किया देश की आजादी जरूरी है। मैं स्वयं इस पक्ष में हूं, मैं कांग्रेस में कई बार अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता बच्चे जेल जाएं, क्योंकि आजादी कब मिलेगी अभी निश्चित नहीं है। इनका भविष्य अंधकार में करना मैं नहीं चाहता। इसलिए जिस किसी को जेल जाना होगा अपने माता पिता से लिखवा करके लाएगा, उसी को अनुमति मिलेगी। बाद में गांधी जी का भाषण हुआ। गांधी ने कहा मैं महामना की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन देश की आवश्यकता है, मैं आह्वान करूंगा बच्चे जेल जाए, लेकिन परिवार में पूछ करके जाए। अब तो है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगती है ना। बहुत से लोग चले गए, माँ बाप से लिखवा करके भी नहीं लाए और जेल चले गए, और 4 महीने बाद वापस आ गए, आजादी तो मिली नहीं। तो उनको सबको मालवीय जी ने बुलाया, अच्छा आ जाओ, तुमने मेरी बात मानी नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे ही बच्चे हो, तुमको सबको एडमिशन फिर मिलेगा, जाओ पढ़ाई करो। तो कई बार ऐसा होता है संस्था को न उसमें डालते हुए उनके सदस्यों को छूट दी जाती है, आप जाओ, आप, ठीक है ना। चलिए आगे जो प्रश्न है वो है एडवोकेट शिवदेव ठाकुर। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित और संचालित करने के लिए संघ की क्या योजना है? संघ की यही योजना होती है, हम तो सब युवाओं को शाखा जाओ, पहला काम तो यही है, शाखा जाओ। शाखा जाने के बाद मन में एक डिसिप्लिन आता है, एक शरीर तो स्वस्थ हो युवाओं का, 10, 15, 20 किलोमीटर पैदल चलने लायक तो हो, 10, 12, 15 घंटा 20 घंटा काम करने के लायक हो, और मन मस्तिष्क की दिशा एक हो जाए। पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई करेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा समाज का। हम ऐसा नहीं कहते सब पढ़ने के बाद काम करना, ऐसा नहीं। हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तभी शाखा का काम करते थे, एमएससी में पढ़ते थे तभी शाखा का काम करते थे, हम रिसर्च करते थे तभी शाखा का काम करते थे। कोई निश्चित समय आएगा तब काम करना, ऐसा नहीं है। हर युवक को हर समय कोई न कोई काम देश और समाज का करना चाहिए। क्या करना है उसको तय करना है, संघ तो पक्का बता देगा क्या करना है। संघ मुख्य रूप से ये बता देगा आप नौजवानों को पहला योग्य बनाए, शरीर से मजबूत हो, पहला सत्य पर चलने वाले हो, चरित्र का पक्का हो, व्यसन से मुक्त हो, और अपने क्षेत्र में जो देखता है उसके काम के समाधान में लग जाए। और लाखों युवक हमारे काम में लगे, लाखों युवक लगे, तो संघ की तो पूरी योजना है। आप आदमी बताओ हमको, हम लगा देंगे। ठीक है भाई साहब, हमारे पास बहुत योजना है, आप निश्चिंत रहिए। कितना नशा फैल रहा पंजाब का, आदमी परेशान है, 33 लाख लोग नशे में एडिक्ट है। युवकों के लिए यही बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई अच्छी करो जो पढ़ रहे हैं, बाकी को नशा मुक्त करो, कम बड़ा काम है। और नौजवान है तो कम से कम चाहे बालक है चाहे बालिकाएं हैं, उनको चाहिए थोड़ा गंभीर हो जाए, छोटी छोटी बातें झगड़ा न करें। एक बड़ा संकट ये वकीलों के सामने आ रहा है, कितने केस आते हैं आपके पास विवाह के बाद झगड़े के, कारण क्या है?
कारण ये है इन बच्चों का जो लालन पालन है वो और अच्छे से होना चाहिए। दोनों को, चाहे बालक है चाहे बालिका है, दोनों की सहन शक्ति बढ़ाओ, दोनों को समझ में आना चाहिए युग के अनुसार बदलो और मिलकर के कैसे रह सकते रहो। संकट ये भी है, घर में बालक कम है, बालक कम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बालक कम जिद्दी होते हैं, बालक कम मिलकर के रहना नहीं जानते। तो हम तो कहते हैं 2-3-4 घर में बच्चे होते हैं तो इनका डेवलपमेंट ठीक होता है। आपस में मिलजुल करके बात करते रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर झगड़ा करते हैं, फिर मिलते हैं। और एक सम्मिलित परिवार में, संयुक्त परिवार में जैसा बच्चों का पालन होना चाहिए, तो युवा पीढ़ी ऐसी खड़ी हो जिसके घर में झगड़ा न हो, माता पिता का पालन भी अच्छा हो। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी के घरों में बच्चे होंगे, उन बच्चों को एकाकी डेवलप मत होने दीजिए, उन बच्चों के साथी होने चाहिए, 2-3-4 जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो। हमें जब उसकी माई खिलाएगी तो बच्चा कैसा होगा आप समझ लीजिए। आप घरों में देखते हैं, मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं, घरों में आप देखते हैं परिवार एक बालक है, एक बालक खाना नहीं खाता है तो उसकी माँ ले घूमती रहती है कटोरा लेकर के खाना खिलाती है। एक बालक है, उसको मोबाइल चाहिए, एक बालक है, वो नहाता भी नहीं बिना मोबाइल के, वो दीवार पे लगाना पड़ता है मोबाइल तो नहाता है वो। तो ऐसे बच्चे बहुत योग्य हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक जीवन का अभ्यास नहीं होता है। और इसलिए परिवार में चलने के लिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको मिलकर के जीना सिखाएं, अपने पास जो है उसको देना सिखाएं, अपनी बात नहीं दूसरे की बात को मानना सीखिए, तब घर चलता है, तब गृहस्थी चलती है। हमारी माँ है, हमारा तो क्या बड़ा परिवार था, और चाचा तब मिला के वो अच्छे बच्चे थे। कोई बालक अगर खाना न खाए तो उसकी माँ कहती थी खबरदार कोई बुला के लाना नहीं उसको, कभी तो पिटेगा तब खाना खाएगा। और कोई घर से भाग के नहीं गया, सब कुछ पिट के ठीक ठाक खाना पूरा खाते, ज्यादा नाराज भी नहीं होता था, माँ मेरे को मनाने आएगा ही नहीं। वो भी ट्रेनिंग था, मैं नहीं कह रहा हूं ठीक ठाक गलत था, उसके मैनेजमेंट बच जाएंगे, बट दैट वाज द प्रोसीजर इन दोस डेज। यही परंपरा थी घर में, और घर के बच्चे सब काम करते रहते थे। हमारी चाची ताई माँ सब है, चलो बच्चे तुम सब्जी काटो, तो मसाला कूटो, तब तक लड़का लड़की का भेद थोड़ा था, बच्चों को सब काम करने पड़ते थे। और बच्चे इसमें आपस में उनका एक ऐसा बन जाता था स्वभाव, एक दूसरे के साथ मिलकर के, और वास्तव बना हुआ है भगवान की कृपा से, है ना। तो युवकों के लिए सबसे बड़ी आज जो हम कह सकते हैं नसीहत है या चेतावनी है या शिक्षा है, वो ये है, आप लोग देखिए भविष्य को कहाँ ले जाना है, परिवार कहाँ जाना है, आगे के छोटे बच्चों को डेवलप कैसे करना है, गृहस्थी को चलाना कैसे अच्छे, और नाना प्रकार के जो विभ्रम आ रहे हैं समाज में, विकृति आ रहे हैं, उनसे बचना कैसे है, ये आप देखिए। आगे प्रश्न है एडवोकेट आयुषी शर्मा जी, आधुनिक नव भारत के निर्माण में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान को लेकर संघ का क्या विचार है? अलग से क्या करना है, जो सबको करना है आपको करना है। और इतना जरूर है कि भारत में महिलाओं की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, आप हमारी बात को खराब मत पाइए। आप वकील भी है तो वकील होने का बिल्कुल ये मतलब आप घर में नहीं निकलेगा कि आप रसोई नहीं देखेंगे, आपको रसोई भी देखनी है। घर में कोई अतिथि आ जाएगा, वो भी महिलाओं को ही देखना है। बच्चों की फीस गई कि नहीं गई, बच्चों का होमवर्क हुआ कि नहीं, ये भी महिलाओं को देखना है, सफाई महिलाओं को देखनी है, दूध वाली का भी महिलाओं को देखना है। आप भले ही प्रोफेसर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, तो महिलाओं की जिम्मेदारी नई व्यवस्था में थोड़ी सी बड़ी है, ये बात सच बात है, लेकिन पुरुषों को भी बराबरी से सहयोग करना चाहिए। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को वो समझती हैं, वे समझती रहे उतना पर्याप्त है, बस
जो अब उनकी डबल ड्यूटी हो गई है। तो पुरुष लोगों को जिम्मेदारी को संभाल कर शेयर कर लेना, वो जिन कामों को वे संभाल सकते हैं उन कामों को वे संभाले। लेकिन ये नहीं चलेगा कि महिलाएं अपने पुराने काम नहीं करेंगे। हम माइक पर टीवी के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहते, ठीक है ना, नहीं तो महिलाएं हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो महिलाओं की जिम्मेदारी हमेशा से ज्यादा है। हम एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुन ले सब लोग। भारत में जो बालक और बालिका बराबर का चल रहा है किस्सा ना, भारत में बालिकाओं का स्थान बालकों से हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा, तभी ठीक रहेगा। लड़कियों का स्थान हमारे घर में पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, उनके कुछ काम भिन्न है, लड़कों के कुछ काम भिन्न है, लेकिन लड़कियों को कभी छोटा नहीं माना। वो एक आधा घंटा छोड़ दीजिए आप। सभ्य समाज जो है, सभ्य परिवार है, वह कहीं पर बालिकाओं को छोटा नहीं माना गया। हाँ, 1000 वर्ष का जो इतिहास रहा वो छोड़ दीजिए, उनकी कुछ घटनाएं हैं, कुछ परंपराएं आ गई, वो छोड़ दीजिए। बाल विवाह तो सबके आ गए, वो तो बाल विवाह, घूंघट तो आ ही गया, वो आ गया, वो जाना ठीक है। या पॉलीगैमी आई तो वो आई, सही बात है, आई तो परिस्थितियों के कारण से ये सब जानी चाहिए। उसके अलावा बालिकाओं के अधिकार बालकों से, लड़कों से हमेशा घर में जाना थे, हमेशा जाना थे। और हमारी परंपरा में एक बालक को सन्यासी हो जाता है तो वो जब घर में आएगा, अगर आता तो है नहीं भाई, कभी मिला, माता पिता से मिलता है, तो पिता जो है अपने पुत्र सन्यासी का पैर छूता है। मालूम है आपको, पिता जो है सन्यासी पुत्र का पैर छूता है और सन्यासी पुत्र मां का पैर छूता है। ये परंपरा है, आज भी और इसलिए हमने कहा सीताराम राधे श्याम पार्वती पते हरे हर महा, पार्वती के जो पति है उनकी जय जयकार। हाँ, लेकिन ये जो पश्चिमी दुनिया का जो विमर्श चला, वहां महिला तो एक हड्डी से बनी थी, रब से बनी थी, ईव थी, मनुष्य पुरुष के लिए बनी थी, सेकंड थी, अधिकार थे ही नहीं। आप तो संविधान के जानने वाले लोग, आप देखिए ना, अमेरिका में महिलाओं को कब अधिकार आया, ब्रिटेन में कब आया, फ्रांस में कब आया, जर्मनी में कब वोटिंग राइट आया, लेकिन भारत में 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान आया, अधिकार मिल गया। तो इससे पहली बात, महिला ये ना सोचे कि हमारे अधिकार कम है, नंबर 1। और नंबर 2, वो अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखें कि घर की धुरी वही है। अगर महिला घर की धुरी सेंट्रल पॉइंट पायलट नहीं होगी तो समझ लीजिए घर में समस्या आने वाली है। पुरुष उस काम को नहीं कर सकते, को महिलाओं के पास वो मन है, महिलाओं का वो स्वभाव, महिलाओं के अंदर वो भावना है जिसके कारण से वो परिवार के सभी लोगों के भावों को समझ कर चलती है, परिवार को जोड़े रखती है। वो काम आपके पास हमेशा रहेगा, परिवार को ठीक सुव्यवस्थित रखने का। लेकिन जैसा हमने बताया, पुरुषों को भी उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि युग बदला है, महिलाओं के पास अधिक काम आ गया है। परिवार का था, अब वो एडवोकेट है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, IAS ऑफिसर है, पायलट है, सारे हुए काम करते रहेंगे तो फिर उनको तनाव होता है। तो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे योग्यता से स्थान प्राप्त करें, परिवार को संभाल करके रखें। और जो पुरुष लोग हैं उनके भी कर्तव्यों को बताने का काम महिलाएं करें, ठीक है ना बहन जी? है मेरी बात से आप संतुष्ट है कि नहीं है? आगे प्रश्न है एडवोकेट रोहित गुप्ता जी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अलगाववाद का विचार फैलाने का काम करते हैं। इसमें संघ उसका हल कैसे बता सकता है कि उसका हल कैसे होगा, और इसमें संघ का क्या मत है? राजनीतिक दल ही क्यों, कोई भी सामाजिक भी
संगठन हो सकता है, अगर वो अराष्ट्रीय है, देश के हित में नहीं है, तो उसको किनारे करना चाहिए। कोई भी क्यों न हो, जो राष्ट्रीय भाषा बोलता है, देश के हित में नहीं बोलता है, देश के हित में काम नहीं करता है, देश के अहित में काम करता है, ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए। संघ का पक्का मत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वे सभी विचार, सभी संगठन, सभी दल, सभी पार्टीज जो देश के हित में नहीं है, नारा लगाते हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह। इसका मतलब है वे लोग देश के साथ में नहीं है। उनका इलाज होना चाहिए। इलाज कैसे होगा ये अलग बात है, लेकिन संघ का इसमें मत पूरा है और इसमें हम हर दृष्टि से सहयोग करेंगे। ऐसे अराष्ट्रीय या देशद्रोही लोग जो है वो आइसोलेट किए जाए और वे किनारे किए जाए। आगे प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर संघ का क्या मत है? एडवोकेट करण प्राशर। सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस लेकर संघ का क्या मत है? हम सामाजिक न्याय के बारे में हम बता दिए। सामाजिक न्याय के बारे में हमने बताया कि संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन वो अधिकार हम मन से दें, हमने बता दिया, में बताया। तो देश में समरसता का भाव बनना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अम्बेडकर जी ने यही कहा था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसमें कोई भी एक नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों बेकार हो जाएंगे। लिबर्टी भी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए। फ्रेटर्निटी माने भ्रातृभाव चाहिए। अब गांव में मान लो वोट डालने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन बरात निकलने का अधिकार मान लो नहीं देता है, तो अच्छी बात नहीं। मैंने बता दिया। तो सामाजिक न्याय से अर्थ भाव यही है कि समाज में सभी लोग, समाज के जो दुर्बल वर्ग है, उनके बारे में थोड़ी चिंता करें, उनके बारे में मन से देखें, उनको क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता पूरी होती है। एक बात तो यह है, हर एक सामाजिक कार्य में उनकी भूमिका बढ़े। और दूसरी बात, उनको भी धीरे 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 समाज में मिल जाना, हमेशा अलग होकर के रहना नहीं। समाज को भी लगना चाहिए हर विषय में अब हमारे साथ। छुआछूत तो देखो चली जाएगी, लगभग चली गई है। हाँ, जो मन में बैठी हुई बात है, ये सबके व्यवहार के कारण से जाएगी। दोनों तरफ से थोड़ा 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 अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज में ये स्थिति आ जाएगी। हमने अपने स्वयंसेवकों को कहा है, कहीं भी ऐसा अगर भेदभाव होता है और कहीं कैसी ऐसी आवश्यकता है तो ये वहां खड़े हो जाए। कहीं किसी के अधिकारों का हनन है, कहीं भेदभाव। अब मोहन भागवत जी ने कहा, अब गांव में समान शमशान, समान कुआं और समान मंदिर होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हजारों स्थानों पर ठीक भी हो गया, लेकिन सब जगह ठीक हो गया ऐसा नहीं है, और जगह करना भी शेष है। दोनों तरफ से ये बातें आगे बढ़े। समाज में वे लोग जो सम्मानजनक स्थिति पर है, किसी भी बिरादरी के क्यों न है, वे उन लोगों की थोड़ी सी चिंता करें जो भी दूर पायदान पर खड़े हैं। बस हमारा संघ का मत यही है, विचार यही है, हमारी कार्य की शैली पद्धति भी यही है, और इस पर हम पक्के हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी शाखा पर हम जातियां नहीं पूछते किसी की। और आपको आश्चर्य होगा, ऐसे लोग जो हमारे साथ 40-40 साल रह लिए, हमको उनकी जाति नहीं मालूम। हमें संस्कार भारती के हमारे प्रचारक थे अमीर चंद्र जी, हमें एक केस ही आपको बता देता हूं। हम दोनों अनेक वर्ष साथ रहे। वे प्रचारक थे, हम भी प्रचारक थे। वे बलिया के थे, मैं काशी में प्रांत प्रचारक था। उनका स्वर्गवास हो गया अरुणाचल प्रदेश में तवांग जाते समय। तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में दत्ता जी गए थे, दत्तात्रय वंश बड़े जी उनके गांव गए, सभा में रहे। सभा में रहने के बाद हमारे पास आए, बोले हम वहां गए थे और अमीर चंद जी के घर वहां श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, तो क्या आपको मालूम है उनकी क्या बिरादरी थी? हमने कहा हमको नहीं मालूम भाई साहब।
आपको नहीं मालूम? मैंने कहा सच में हमको नहीं मालूम, और सच में हमको नहीं मालूम था। तो उन्होंने हमको बताया कि गुप्ता जी परिवार के थे। तो मैंने आपको कैसे पता लगा? अरे वो श्रद्धांजलि सभा में जो संचालन कर रहे थे उन्होंने परिवार के लोगों के नाम पढ़ने शुरू किया, हमको कब पता लगा? तो बंधुओं ये बात सच है, हमारी इसमें कोई उत्सुकता रहती ही नहीं है कि शाखा पर आने वाले लोगों की जाति बिरादरी पूछे, हमारी कोई उत्सुकता का विषय ही नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से समाज में समरसता ही चाहते हैं। हमारा मत, हमारा विचार और हमारी कृति तीनों पक्के। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से समाज को संगठित करने का कार्य कर रहा है और सामाजिक समरसता की बात भी करता है। जात पात हम भूल जाएं, ऐसा हम सबका प्रयास चल रहा है। वर्तमान में कुछ नियम कानून ऐसे बन रहे हैं जिससे समाज में ये जो काम चल रहा है संगठित करने का, वो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उसकी हानि हो रही है। उस पे संघ का क्या मत है? जल्दीबाजी में ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। ऐसे कानून बनते समय समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लेना आवश्यक है। भेदभाव किसी के साथ ना हो तो किसी के भी साथ ना हो। अगर ऐसे कानून बनेंगे जिसमें एक वर्ग को ऐसा लगेगा उनको जानबूझ करके अलग किया जा रहा है, तो ये विभेदकारी ही माना जाएगा। संघ का इसमें स्पष्ट मत है कि कोई भी कानून बने वो सबको ध्यान में रख करके बने, सबके हित में हो और एक वर्ग के भी किसी के भी अहित में न हो। बहुत बारीकी से बार बार परामर्श करके होना चाहिए। बात सच है, अभी जो पिछले जो कानून आया हमको ऐसा लगता है थोड़ी जल्दीबाजी इसमें उन्होंने कर दी। सावधानी से परामर्श करके अच्छे से करते तो इतना ये नहीं होता। और सर्वोच्च न्यायालय इसको भी रोक दिया है और डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। हमारा पक्का मानना है, बार बार एक ही बात कहना है हमारा, भेदभाव किसी के साथ नहीं चाहिए और किसी को भी अलग नहीं करना है। मीडिया ट्रायल्स और सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म को संघ किस दृष्टि से देखता है? गलत है। एडवोकेट रंजीत सिंह जबाल। मीडिया ट्रायल क्या होता है? भाई कोई चीज अगर केस आया है तो जजमेंट होने का इंतजार करिए। वो कई बार ऐसा कर देते हैं मीडिया में तो जज के ऊपर ही प्रेशर आ जाता है अनावश्यक, और बाद में वो निर्दोष सिद्ध भी हुआ मान लो, तब तक तो उसकी स्थिति खराब हो जाती है समाज में। ये गलत बात है। सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म, सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म, इसमें क्या है, जो मीडिया से ज्यादा जुड़े लोग हैं ना, है ना, उनकी भूमिका हो जाती है ज्यादा। और कभी कभी यहाँ कहना हमें नहीं कहना, आप जाने देखिए, कभी कभी जुडिशियरी के लोग भी कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो जो होते हैं क्या, इसको हम क्या कहेंगे, इस मंच से आप जानते हैं, है ना भाई साहब। किसी को भी एक्टिव होने की जरूरत नहीं, जो उसके जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उस पर जाएंगे। थोड़ा देर भले ही लगे लेकिन न्याय होना चाहिए। और केवल सुनवाई के समय ही फिर ये वो सब बातें फैला करके उसको केस को कई बार हम बिगाड़ देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो कई बार तो जज को ही डिसीजन देने में दिक्कत हो जाती है, वो ठीक डिसीजन नहीं दे पाता, उस प्रेशर में आ जाता है। क्यों? ठीक है ना मेरी बात? है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। वो चाहे मीडिया हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे जज साहब हो, तीनों की जिम्मेदारी है। किसी भी केस में जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वर्ग प्रभावित हो जाता है, या तो वो पक्ष है वो प्रभावित हो जाएगा, नहीं तो जो आपके गवाह है वो प्रभावित हो जाएंगे, नहीं तो जज साहब प्रभावित हो जाएंगे, या वकील साहब प्रभावित हो जाएंगे। तो कोई भी अगर प्रभावित हो गया तो फिर डिसीजन ठीक नहीं हो पाता है। दो ही प्रश्न बचे हैं। एक प्रश्न अंग्रेजी में आया है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री इज फ्रॉम टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ड्रग एंड साइबर क्राइम्स, and above all from deviation of young generation from values and scientific knowledge, which is against our philosophical viewpoint. How you propose to bridge it?
एडवोकेट रमेश्वर जम्बाल जी का ये प्रश्न है, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए रमेश्वर जी। 2-3 बातें जोड़ दी आपने एक साथ, है ना। लेफ्ट वाली बात पहले कर लेते हैं। लेफ्ट की जो फिलोसफी है वो एक फेल्ड फिलोसफी है। अब दुनिया में एक पक्का लेफ्ट करके तो कोई देश अब नहीं बचा। न चाइना लेफ्ट है, न रशिया लेफ्ट है, न क्यूबा लेफ्ट है, और न अपना वियतनाम लाओस लेफ्ट है। कोई लेफ्ट नहीं है, सबने अपने अपने हिसाब से उसको चेंज कर लिया है। और जो कि वो जो फिलोसफी थी वो अव्यवहारिक थी, और कम से कम भारतीय परिस्थितियों में तो घोर अव्यवहारिक थी। जो कहती थी पावर इरेप्ट्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, सत्ता बंदूक की गोली में से निकलती है। अब लोकतांत्रिक परिदृश्य में हमारा संविधान है, अब क्या बात क्या कर रहे हैं। अब तो खुली चुनौती सारे राज्य को देते हैं, पूरे शासन को देते हैं, सत्ता को देते हैं। और एक बार मान लो पुतिन साहब आगे तो जाते नहीं, किम आ गया तो कोरिया में जाता नहीं, आगे अपने चाइना वाले आगे जाते नहीं, फिडेल कास्ट्रो कभी गया नहीं, टीटो गया नहीं, स्टालिन भी अपने जीवन में मरने के बाद ही गए, लेनिन साहब मरने के बाद ही गए। ये एक टाइप का डिक्टेटरशिप होता है। एक बार सत्ता में लेनिन साहब आए तो अंत तक रहे, स्टालिन आ गए तो वो भी अंत तक रहे, माओ आ गए तो वे अंत तक रहे। अब है जो वे अंत तक रहेंगे, कोरिया वाला वो अंत तक रहेगा, उनके पहले पिताजी थे। फिडेल कास्ट्रो था, वो मरते समय तक रहा, मार्शल टीटो था यूगोस्लाविया, वो अंत तक रहा। तो क्या है क्या ये, जब उसकी जड़ में जाओगे तो पता लगेगा एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप है, एक तानाशाही का। लेकिन वो समाज के सामने ऐसा पेंट करते हैं, बड़े मानवतावादी है, बड़े डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेसी का क्या मतलब है चाइना में, क्यूबा में या रूस में, कोई मतलब नहीं। और ये जो है ये विचार अब फेल है, भारत में फेल है। लेकिन अभी कुछ हमारे जो शिक्षा के संस्थान है वहां इनके बीज मौजूद है, और ये नए नए बच्चों को पढ़ाते हैं, कार्ल मार्क्स पढ़ाते हैं, न्यू मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं। ये भारत में जो कल्चर है ये मार्क्सिज्म को आने नहीं देती है। ये धर्म है ना, ये खतरनाक चीज है, ये अफीम है। और जो रामायण को कैंसिल करो, रामलीला कैंसिल करो, रक्षाबंधन कैंसिल करो, ये सब बातें जो है कैसे कैसे नियम लाते हैं, कैसी बातें लाते हैं। देखा भाई को बहन रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांध, अरे ये तो बेड़ियां हैं। नारी जो है ये अपने आप पे रक्षा कर लेगी, ऐसी रक्षा की हमको जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन को बंद करो, रक्षाबंधन को कहते हैं ये तो बुर्जुआई की परंपरा है, बंद करो इसको। राम तो बुर्जुआई परंपरा के प्रतीक है। रामायण जब तक पढ़ेगा तब तक क्रांति कैसे करेगा। तो सारे धर्म ग्रंथों को आग लगाओ, हर एक तुम्हारी परंपरा हमारी परंपरा, प्रत्येक परंपरा का विरोध करेंगे। पहले परंपरा से हटाओ, क्रिएट अ वैक्यूम फर्स्ट, देन यू कैन एस्टैब्लिश योर आइडियोलॉजी। तो मुझे लगता है इससे लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि छत में है, सामने नहीं आते, पीछे चलते हैं। सामने वाले बक्सर वाले तो खत्म होने को आ गए अब लगभग। अब देश में जो मार्क्सिज्म था, ये नक्सलिज्म था, ये बस्तर और ये कहाँ है अपना ये महाराष्ट्र में 3-4-5 जिले थे, कुछ आंध्र में जिले थे, सब खत्म हो गया, है नहीं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, ये छोटा जेएनयू में भी है, ऐसे है। और सैकड़ों बच्चों को यही सिखाते, बस और कुछ नहीं सिखाते। ये खतरनाक है। अभी ये वायरस मौजूद है, ये समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना पड़ेगा। और इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है, हमारा जो बुद्धिमान वर्ग है, समझदार लोग है, ये अपने बच्चों को भी समझाए, जहां समझा सकते वहां समझाए। लड़ाई लंबी लड़ाई है हमारी। एक प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न है हमारे एक कश्मीर से हिंदू भाई हैं। हाँ अभी तो इनके 2-3 अगला क्या था, आप ही बोल दीजिए क्या था अगला। सर एक तो
जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है अभी जो साइंटिफिक नॉलेज जो दी जा रही है, हाँ समझ जैसे बिग बैंग थ्योरी देती है फिजिक्स, हमारी फिलॉसफी कहती है मनु और शत्रुपा और भगवान के थ्रू ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। ऐसे ही कंट्राडिक्शंस हैं। हम लोग कहते हैं कि महाभारत और रामायण सिर्फ 7,000 साल या 10,000 साल, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग की उम्र 4,35,000 साल है, द्वापर की उससे ज्यादा है 8 लाख। वो कंट्राडिक्शंस को कैसे दूर किया जाए ताकि बच्चा जो है वो साइंटिफिक नॉलेज भी ले और हमारी वैल्यू सिस्टम को भी मत छोड़े, अदरवाइज ये कंट्राडिक्शन की वजह से हमारे लोग डिबेट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, इसमें बहुत काम लोग कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा काम सरोज बाला जो IAS ऑफिसर दिल्ली में थी उन्होंने किया है क्रोनोलॉजी के बारे में। और एक क्या नाम है इसका, कौन सा, वेदवीर आर्य, वो भी सिविल सर्विसेज में, उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखे। तो ये जो मेथोडोलॉजी है जो टाइम और एज को सेट करने की, अब लगभग फिक्स होती जा रही धीरे धीरे, अभी तक तो नहीं हुई है, हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रामायण में और महाभारत में जो श्लोक लिखे ना, उस समय जो समय तिथि लिखने का एक तरीका था, वो तरीका ये था ग्रह कहाँ है, नक्षत्र वो लिखते थे। दशरथ पुत्र यष्टि यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, उस समय ग्रह कहाँ थे वो लिखा। वो सरोज बाला ने वो ग्रह लोकेशन को देख करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एज लिख दिया, ये तरीके थे। महाभारत से शुरू हुआ तो ग्रह ऐसे, नक्षत्र ऐसे थे महाभारत में, वो डेट ये थी, विश्वता में गिरे वो डेट ये। अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। लेकिन जो आप बता रहे हैं पुराणों में लाखों वर्ष का लिखा है, इसमें भी समय लगेगा, वो समय लगेगा। वो काल्पनिक भी हो सकता है। क्या होता है कई बार कवियों की और कल्पना होती है, वो पार्वती जी ने तपस्या की 5,000 वर्ष तक तो केवल जल पी करके रही, 5,000 वर्ष तक केवल पत्ते खा करके रही, 5,000 वर्ष तो अपर्णा हो गई तो वो पत्ते भी छोड़ दिए। तो पार्वती जी की आयु कितनी थी कहना कठिन है, तो न व्यास जी बतावे न वाल्मीकि जी बतावे। तो ऐसे जो कवियों की कल्पना जो होती है ना, कई बार वो कल्पना शास्त्रों में जब आ जाती है तब कंफ्यूजन क्रिएट करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इसको रिजॉल्व करवाई है और DNA टेस्ट आ गया है, आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक एविडेंसेस डेवलप हो रहे हैं। तो हर चीज को धीरे धीरे 9-10 है मुद्दे, उन पर ये सब तय हो रहा है। केवल आर्कियोलॉजी सब तय नहीं करेगी, एस्ट्रोनॉमी भी है, DNA भी है, एग्रीकल्चर भी है, अब लिंग्विस्टिक्स भी बीच में आ गया है, ओशिनोग्राफी है, सैटेलाइट की इमेजेस भी है, बहुत सारी अब डिवाइसेस ऐसी है जो बहुत चीजों का एज अब फिक्स करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अपने लोगों की भी कल्पना शक्ति भारी नहीं है, जितनी भी बड़ी कल्पना करने में लोग माहिर थे हमारे, लेकिन मैं उनका कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, वो भी सच है। लेकिन अब जो है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से सब चीजों के बारे में ठीक ठीक बताने की स्टेप आ रही है, टाइम लगेगा। और सबसे पहले तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी के ऊपर बड़ा भारी काम चल रहा है। कम से कम 100 ग्रंथ उस इन्वेजन थ्योरी के खिलाफ आ चुके हैं, सब साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ आए है ना। अभी तो यहाँ सनौली में और राखीगढ़ी में 2 जगह रथ मिले हैं, रथों को दफनाया गया है और इस हिसाब से 3,500-4,000 वर्ष पुराने रथ हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती थी घोड़े भारत में नहीं थे, आर्य लोग घोड़े लेकर के आए। अब जब 6,000 साल पुराना रथ से निकल रहा है, ये कैसे आया ये बताइए आप। वो घोड़े के बांधने की जगह है और जो लकड़ी तो गल गई, लेकिन रथ के पहियों पर जो कॉपर लगा था वो तो है। आप गूगल पे देखिए, आप सनौली और राखीगढ़ी के रथ कैसे निकले, सारी इन्वेजन थ्योरी कैंसिल कर दी उन्होंने कहा नहीं ये इतने 1000 वर्ष पुराने हैं। वो लगभग महाभारत के कंटेम्परेरी रथ आ जाते हैं लगभग। तो नई नई जो डिवाइसेस आ रही है और DNA टेस्ट आ रहा है, इन सब से मिलकर के समस्याओं का एक समाधान मिल जाए। थोड़ा समय तो लगेगा, है थोड़ा कंफ्यूजन तो लोगों में रहता है। कुछ भावुक लोग रहते हैं, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष करते हैं, वो एकदम उनको जवाब देना कठिन है। तो कुछ साइंस और कुछ हमारे ग्रंथ सब मिलकर के रास्ता
एडवोकेट संजय रैना जी हैं, कश्मीर से हमारे हिंदू भाई हैं। उनका प्रश्न है कि कश्मीरी पंडित हिंदू कश्मीरी हिंदुओं जो 36 साल से विस्थापित हैं, कब तक विस्थापित रहेंगे? संजय जी अपने स्थान में खड़े। हमको जन्म कुंडली देख के तो बता नहीं सकते, भविष्य का तो है नहीं है। बैठिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। मान लो विस्थापित आपको कहा जाए रहिए, आप रहेंगे नहीं जाकर के वहां, वही स्थिति ऐसी है नहीं। अब इसका हल केवल ऐसे नहीं निकलेगा, भविष्य में देखो कैसे निकलेगा। इसका हल कुछ न कुछ निकलना चाहिए, वहां नहीं तो कहीं और एक जगह कंसोलिडेट होकर के आपको एक जगह मिल जाए, वो आपको अगर मंजूर हो वो समाधान हो सकता है। 50,000 1,00,000 लोगों को एक जगह बसा दिया जाए, एक पूरा शहर बसा लो कश्मीर में, घाटी में कहीं पर, ऐसा तो हो सकता है। अन्यथा तो वहां पर मान लो एक गांव में 5 लोग हमने भेज दिए, गांव में 500 लोग हैं, वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे, उग्रवादी कब आएंगे, कब अपना हत्याकांड करेंगे, कह नहीं सकते। और हर गांव में हर घर पर 10 कोई सिक्योरिटी के लोग हमेशा लगे रहेंगे, ये भी नहीं होगा। बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग बाजार जाएंगे, वो तो टारगेटेड किलिंग करते हैं ना, तो उसको रोकना मुश्किल होगा। तो एकदम कह देना कि ऐसा हो जाएगा, ये संभव नहीं है, लेकिन होना चाहिए, इसमें हमारी सहमति है। नंबर 2, अलग अलग जगह पर न जाकर एक जगह बसाया जाए, एक आइडिया हो सकता है कि वो सुरक्षित जगह हुआ, बाजार भी है, विद्यालय भी है, ऑफिस भी है, बस स्टैंड भी है, सब कुछ वहां है, कंसोलिडेटेड एक जगह हो गया, ये भी हो सकता है, ऐसा हो जाए। थोड़े टाइम देखेंगे आगे 10 साल 20 साल बाद क्या होता है। हमारी संवेदनाएं पूरी है, हमारा सामर्थ्य भी पूरा आपके साथ है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो, इस पर 2 मत है अभी। और सबसे बड़ा कारण यही था कि बड़ी संख्या में जो है, जो हिंदू लोग हिंदू धर्म में नहीं बचे, चले गए, जो भी कारण रहा है, वो माइनॉरिटी में आ गए, और वो मुसलमान लोगों के अंदर से कुछ ऐसे एलिमेंट खड़े हो गए जो इनको नहीं रहने देना चाहते। सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जो थे उनको भी रोक नहीं सके। होता भी यही है, उग्रवादी 5 आते हैं, 500,000 का मोहल्ला फिर भूलता थोड़ा है, 5 आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। बड़े 500 लोग बातें रोने पीटने को आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कश्मीर की, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो उग्रवाद और वहां की डेमोक्रेसी, इस सब ने मिलकर के ऐसा दृश्य खड़ा किया है कि आपको वहां बसने में अभी तो संकट है, अभी कठिन है। भविष्य में क्या हो तो सबसे अच्छा हो, वही हम कल्पना करते हैं। आपके उद्बोधन में हम सब युवाओं ने और बड़ों ने भी एक अच्छा जो है वो एक क्लियर मैसेज लिया है, लेकिन फिर भी हम सब अधिवक्ता बैठे हैं यहाँ पे ज्यादातर, तो एक आग्रह रहेगा कि अधिवक्ता किस प्रकार राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान स्पेशली दे सकते हैं। यही लास्ट जो है वो जिज्ञासा है, हम सबकी ऐसी जिज्ञासा होगी, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे कि उसका समाधान हमारा कर दीजिए और मार्गदर्शन। बड़ा कठिन प्रश्न है। देखो, मेरे परिवार में कभी कोई वकील नहीं रहा, इसलिए मेरे को इस विधा के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं, पहली बात। लेकिन 2-3 बातें मैंने देखी, उनको देख करके मैं कुछ बता सकता हूं आपको। एक तो वकील लोगों को सही केस देना चाहिए, जो केस सच है वही लेना चाहिए। कुछ वकील बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो सभी केस लड़ने के लिए भी तैयार भी रहते हैं और जिता भी देते हैं। मदन मालवीय जी का एक निर्णय था कि मैं कोई झूठा केस नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति ने एक हत्या का केस था जो उनके बेटे के ऊपर लगा था, उसके लिए मालवीय जी को सहमत कर दे, नहीं हमारे बेटे ने तो नहीं मारा है, झूठा केस है।
4-5 गाय भी रहती थी, 4-5 कमरे एक्स्ट्रा खाली थे। तो आप दोनों पार्टी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों यही रहो, यही खाना पीना खाओ, चिंता मत करो। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोर्ट से आते थे, बैठा करके पंचायत करते थे, दोनों का फैसला करके विदा कर देते थे, जाओ। कभी कभी कोई कहते थे नहीं हमको केस लड़ना है वकील साहब, तो देखो और किसी के पास जाओ, मैं अपने गांव का केस नहीं लड़ता। मैं नियम बनाया था, मैं गांव का केस नहीं लड़ता, समझौता कराता हूं, मैं गांव की मुकदमेबाजी मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं था। तो इसलिए वकील का काम थोड़ा सा कठिन काम है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, छुरी की धार पर चलने के जैसा है, पैर भी न कटे और तलवार की धार पर चलना भी हो जाए। तो इसलिए हमारा जो मुवक्किल है हमारे पास जो आता है, अच्छे से अध्ययन करिए, और जो जो सच में ठीक है, सच में सच है, जीत उसकी होनी चाहिए। चतुराई की जीत जीत नहीं है। आपने 4 आर्गुमेंट ज्यादा दे दिए, आप अच्छे योग्य आदमी हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे जीतेंगे, ये ध्यान में रखिए। बस हम अपनी अंतरात्मा को समझ करके चले, और जहां तक हो सके वहां तक जल्दी से जल्दी केस निपटाइए। ये बात सच है, जल्दी निपट जाएगा तो हम करेंगे क्या? हमको वकीली लोग बताते हैं, हमारे वकीलों बहुत मित्र हैं, बोले आप फालतू की बात करते, जल्दी केस निपटाते, हम करेंगे क्या? आज हम सीढ़ी चल रहे थे, बता 5000 वकील है हमारे यहाँ जम्मू में, हाई कोर्ट में, अच्छी बात है। तो संविधान की व्याख्या ठीक होनी चाहिए, कानून का पालन सबको करना चाहिए। संविधान के जो कर्तव्य है, संविधान में अंतर्निहित है, भले बताए नहीं गए होंगे, अंडरस्टूड है, ये ध्यान में है, ये सबको पालन करना चाहिए। और संविधान की स्पिरिट है, लेटर तो एक अलग चीज है, भावना है, स्पिरिट है। तो न्याय होना चाहिए उसकी स्पिरिट के आधार पर। डिसीजन तो हो गया, वर्डिक्ट तो आ गया, न्याय हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। अभी 2 केस में अखबार में पढ़ रहा था, 7.5 रुपया का केस था, आप लोगों ने भी देखा हुआ, अखबार में आया था, 7.5 रुपये का केस था, 7.5 रुपया। और ये किसी ट्रेन के टिकट के जो इंस्पेक्टर होता है उसने यात्री को वापस नहीं किया, ऐसा केस आया था, और इसमें वो सस्पेंड हो गया। वो 52 साल बाद डिसीजन आया कि इसमें गवाह नहीं मिल रहे, वो सस्पेंड हो गया तभी का। 20 रुपए का केस आता है, 25 रुपए का, पुराने केस चले आ रहे। तो भारतीय न्याय का भी दर्शन है। धीरे धीरे विचार करिए, इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम नहीं जानते। मैं एक बगीचे में जा रहा हूं, मैंने बगीचे में 2 आम तोड़ लिया, 2 आम तोड़ा तो बगीचे ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी, मालिक ने मेरे को कोर्ट में, थाने में मेरे पर केस लग गया। 2 आम मैंने चुराया, चोरी किया 2 आम, ठीक बात है। कितना केस चलना चाहिए इसका भाई, कितने साल चलना चाहिए, कितनी बार वकील हाजिर होगा, और डिसीजन निकलेगा क्या इसका, क्या डिसीजन निकलेगा इसका? 2 आम वापस कर दिया जाए, क्या डिसीजन, कितने साल? तो ये जो सिस्टम है ये हमारा नहीं है, ये विदेशी सिस्टम है। हमें 2 आम चोरी कर लिया तो क्या करता था? हम लोग गांव के रहने वाले हैं, कोई आम चोरी पकड़े बैठे, तो बगीचे का मालिक कहता था, देख भाई जिस खेत में बड़ा आम तेरा, और अगर ऊपर से तोड़ा तो तेरे ऊपर मार पड़े, पत्थर मार करके तोड़ना नहीं, जो पेड़ से गिर गया देगा, तोड़ लिया तो क्या है, 2 घंटे लग पाएगा, खत्म हो गया। तो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, न्याय व्यवस्था उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, डिसीजन को मतलब नहीं है। और इसलिए स्पिरिट जो है मुकदमे की, उसको देखकर कितना जल्दी उसको निपटा सकते,
कितना जल्दी निपटा सकते हैं। और प्रायश्चित का कोई कानून ही नहीं है अपने यहाँ। कोई प्रायश्चित करने को तैयार है, जल्दी से फैसला करने को तैयार है, और आप अगर करा सकते हैं तो हम समझते हैं बहुत से मुकदमे इसमें हट जाए। अभी फरीदाबाद में पिछले 5 वर्षों में एक न्याय चौपाल के नाम से वहां के लोग चलाते हैं, मैं उसमें कई बार बैठा, लगभग उन्होंने 90 केस बैठ करके हल किए। 90 पारिवारिक भी थे, व्यापारिक भी थे, बहुत तरह के केस थे, बस दोनों पक्षों को बार बार, और एक पैसा भी खर्चा नहीं लिया किसी से ना, और किसी की बात किसी को बताई नहीं, बहुत सीक्रेट रखा, और भी चल रहा। वो तो कई वकील लोग भी हमारे हैं। तो समाज में मुकदमे ही कम से कम हो तो आप किसी संकट में आ जाएगी। लेकिन हाँ, जल्दी निपटारा हो, न्याय जल्दी हो जाए, हमारे लोग कम परेशान हो, तो मैं समझता हूं हमारा जो भारत का मूल दर्शन न्याय का है उसको संभाल करके रखना। पश्चिमी जगत ने एक सिस्टम तो दिया है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, छोटी छोटी बात को इतना जटिल बना देता है वो, उसमें घूमता ही रहता है। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 50 60 70 80 90 कितना साल लग जाता है, बहुत कठिन कहना है। इसलिए पेंडिंग बढ़ती जाती, करोड़ों केस हो गए। आप विचार करिए इस पूरे इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सरल कैसे किया जा सकता है। हमारे अमेरिका परिषद के लोग होंगे और होंगे, एक बार सोचिए, करिए, विचार करिए। ठीक है भाई साहब, चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस उद्बोधन में हमने सुनी। अब अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे